माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी प्लीज, सामान्य प्लीज शांत रहे प्लीज। माननीय भूपेंद्र जी, मेरे से पूर्व में डॉक्टर सिंघवी अपना कथन रख रहे थे। डॉक्टर सिंघवी बहुत विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं और उनका मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन कभी कभी हम बुद्धिमानी में सरल विषयों को भी कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, बाद में किसी को समझ में कुछ नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर सिंघवी को ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भावना का अनादर किया, फेडरलिज्म का जो विषय है उस पर आघात किया। डॉक्टर सिंघवी, जब 1991 में ये एक्ट आया था, आप ही की पार्टी के गृह मंत्री श्री एसबी चौहान साहब का भाषण आप पढ़िए, और मैं उसको कोट करते हुए कहूंगा, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेंट इनटू द मैटर इन ग्रेट डेप्थ. It was observed during the debate that in the capital city of large federation like ours, the arrangement should be that in area over which the federal government has to function daily, practically in all detail. दिल्ली को जब यूटी बनाया गया तो ये एसबी चौहान साहब का वक्तव्य था, और उसी समय जब बालाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आई उसको भी उन्होंने अपने भाषण में कहा, The Balakrishnan Committee has gone into the matter in depth and has given several reasons why Delhi cannot be made a full-fledged state. It has categorically stated that it will be against the national interest to make Delhi as a full-fledged state. और तीसरा विषय उन्होंने कहा कि दिल्ली में तीसरा विषय उन्होंने कहा कि दिल्ली में संसद है, विदेशी राजनयिकों के मिशन है, दिल्ली पे पूरे भारत का अधिकार है, और इसलिए दिल्ली को विधानसभा का दर्जा दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोविजन किया गया। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोविजन दिल्ली में किया गया तो एक सामान्य सी बात है कि भारत के संविधान में केंद्र का जो शासन है उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अंतर्गत लिखा है आर्टिकल 54 में, 153 में राज्य के जो एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं वो राज्यपाल होते हैं, और इसीलिए 239 में केंद्र शासित प्रदेश है तो एग्जीक्यूटिव के प्रमुख लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो जो संविधान में भावना है उसी को लेकर के तो हम संशोधन आए हैं, अतिरिक्त संशोधन क्या लेकर के आए हैं। और इसलिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो क्लियर डेफिनेशन दी गई है, ये जो एम्बिग्यूटी पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए बिल लाया गया है। हमारे एक मित्र मेरे को कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोप दिया गया है। कई तरह के फेडरलिज्म बता करके डॉक्टर सिंघवी ने कहा है कि देश में अनेकों प्रकार के फेडरलिज्म है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं कोट कर रहा हूं, पैरा 598, द स्कीम एज डेलिनेटेड बाय 1991 एक्ट and the 1993 rule clearly indicate that the lieutenant governor has to be kept informed of all proposals, agendas of meeting and decisions taken. The purpose of communication of all decisions is to keep him posted with the administration of Delhi. The communication of all decisions is necessary to enable him to go through the proposal and decision so as to enable him to exercise power as conceded to him under 1991 Act and 1993 rules. Further, the power given under the proviso of Article 239AA4 can be exercised only when the Lieutenant Governor is informed and communicated to all decisions taken by GNCTD. अब ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कह रहा है, आपने जो 1991 का एक्ट बनाया उसमें आपने इस टाइम फ्रेम को नहीं दिया, रूल्स में दिया, संविधान की भावना में थी, लेकिन ये जो बीच का गैप आया इसको पूरा करने का हमने काम किया, वो संविधान सम्मत ही किया है। आप इस पे अनावश्यक भ्रम खड़ा कर रहे हैं।
तीसरा विषय दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत वहां की जो विधानसभाएं हैं उनको कार्य करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर यह कहा गया है कि विधानसभा के जो रूल्स हैं वो भारत की संसद लोकसभा के रूल्स के अनुरूप हो, डॉक्टर सिंघवी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इसको वापस से ध्यान कर लीजिए। आपने कहा राज्यसभा और लोकसभा के रूल अलग हैं। जहां तक कमेटीज का विषय है, कमेटी के संबंध में जो कमेटी की पावर राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को है वही लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को है। और कमेटी का जो काम है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाने में कमेटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कमेटी को यह पावर है कि कमेटी एनुअल रिपोर्ट को देख सकती है, कमेटी डिमांड ऑफ ग्रांट को देख सकती है, कमेटी किसी लॉ के बारे में विचार कर सकती है, लेकिन कमेटी सरकार के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। आपने दिल्ली विधानसभा की जिस कमेटी को कहा है, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल इंसिडेंट होता है और कमेटी उसका इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगी तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस का क्या होगा? अगर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अगर विधानसभाओं की कमेटी करने लग जाएगी तो आप ही बताइए, जो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बैलेंसिंग बता रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनकी समरूपता कहां से होगी? इसलिए एकदम सही अमेंडमेंट लेकर के आए हैं कि कमेटी के जो रूल्स हैं वो लोकसभा के अनुसार होने चाहिए। और चौथे पे तो आपको कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी है उसका अपना एक यूनिक फीचर है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और हम ये जानते हैं और हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली का किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से केंद्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन दिल्ली के लोगों को उनकी विधानसभा चाहिए थी और इसके लिए संघर्ष भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे खुराना जी और हमारे साहिब सिंह वर्मा जी जैसे नेताओं ने किया। उसके कारण आज दिल्ली में विधानसभा आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय से संघर्ष था। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में भी हम आए थे क्योंकि हम चाहते थे कि दिल्ली में लोगों को विधानसभा का अधिकार मिले और ये उसका परिणाम था कि दिल्ली में विधानसभा बनी। लेकिन दिल्ली में जो विधानसभा बनी है उस विधानसभा को पूरे अधिकार दिए गए हैं और इसलिए जब ये पूरा विषय आया तो जो अमेंडमेंट आए हैं वो अमेंडमेंट सीमित है। पहला विषय एकदम बहुत स्पष्टता के साथ समझ लेना चाहिए कि गवर्नमेंट मींस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही यूटी में होता है। आप दो तरह की बैलेंसिंग कैसे खड़े कर सकते हैं? आप दो तरह की बैलेंसिंग सिस्टम और दो क्षेत्रों के लिए अलग अलग सिस्टम कैसे कर सकते हैं? जब गोवा भी यूनियन टेरिटरी था, मिजोरम भी यूनियन टेरिटरी था, तो वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेम पावर थी और इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर में कल को आप अगर ये कह दोगे, अगर ये एम्बिग्यूटी पैदा हो जाए सिंघवी साहब कि जो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको 2 क्लास डिक्लेयर कर दो, तो फिर कल गवर्नर में भी आप 3 क्लास नहीं डिक्लेयर कर दोगे कि बड़े राज्य का गवर्नर, छोटे राज्य का। जब हमने अपने संविधान की व्यवस्था में संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखे हैं तो उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो संविधान के अनुसार ही होने चाहिए जो संविधान के अंतर्गत लिखे गए हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, दिल्ली में जब दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते समय उस समय भी 3 चीजें, और आपने खुद ने भी लिस्ट में पढ़ा है कि 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इस पे किसी भी पार्टी को असहमति नहीं है और यह एक्ट 1991 से चल रहा है। इस पर दिल्ली विधानसभा का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दिल्ली का जो यूनिक फीचर है, दिल्ली आज केवल भारत की राजधानी, दिल्ली भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक प्रतीक है। दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, दिल्ली का जो विकास है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट है, और इसलिए दिल्ली की सरकार निश्चित रूप से जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता की चुनी हुई सरकार को बनाना, चलाना, शासन करना यह बहुत आवश्यक है।
लेकिन जनता की सरकार का जो हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मुझे कोई यहां पर यह स्पष्ट रूप से बताए कि समस्या पैदा कहां से हुई। यह समस्या यहां से पैदा हुई कि आर्टिकल 239 का सेक्शन 4 यह कहता है कि सारे जो निर्णय हैं वो सारे निर्णय लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे। लेकिन जब ये रूल्स का फॉर्मेशन आया, एक्ट आया, तो उसमें एक अंतर नजर आया। वो अंतर नजर आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कब इन्फॉर्म किए जाएंगे, डिसीजन लेने के बाद या डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन लेने के बाद उसको लागू करने के लिए। ये जो दिल्ली में आज सरकार है क्यों नहीं बताती कि इन्होंने बार बार निर्णयों को लेफ्टिनेंट गवर्नर से छुपा करके संघीय व्यवस्था का अपमान और लोकतंत्र का अपमान करने का काम इन्होंने किया, और ये इस बात को क्यों नहीं बताते? आज ये जो अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, मैंने प्लीज आपको मौका मिलेगा माननीय संजय जी, आप अपनी बात रखेंगे, कृपया आपस में बात ना करें। प्लीज ऐसा है कि जब हम अपने संविधान को पढ़ते हैं तो हमारी प्रस्तावना में हम लिखते हैं हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग दिल्ली और पूरे देश के एक जैसे, एक साथ, एक तरीके से, एक संविधान को, एक परंपरा को, एक विषय के साथ, एक संकल्प के साथ लागू करने के लिए। और इसलिए हमारा जो संकल्प है वो संविधान की भावनाओं को पूरा करना है। और ये जो अमेंडमेंट हमने किया है, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो मैंने पैराग्राफ 598 पढ़ा, उससे पहले भी पैरा 284.21, the scheme that has conceptualized by the insertion of Article 239AA and 239AB read with the provision of GNCTD Act and the corresponding the 1993 TBR indicate that the Lieutenant Governor, being administrative head, shall be kept informed with respect of all decisions taken by the Council of Ministers. इसी को तो हमने क्लैरिफाई किया है, यही क्लैरिफिकेशन करने के लिए तो हम लाए हैं। तो ये जो विषय सिंघवी साहब, जो विषय माननीय सभापति महोदय यहाँ पर कहा गया है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय पे भी जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय का भी यही निर्णय आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्पिरिट को लागू करने के लिए ही अमेंडमेंट लाएगा। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे संघीय ढांचे में जिस संघीय ढांचे की बात अभी कही जा रही थी, इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाते हुए, इस देश में संघीय सहकार को बढ़ाते हुए, भारत संघ इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाते हुए जो दो विषय हैं, राज्यों और केंद्र के बीच में आपस में समन्वयकारी संबंध, और उसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो राज्य हैं वहां दो ऑब्जेक्ट पक्के रहते हैं, गुड गवर्नेंस और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन। और इसलिए दिल्ली जब हमारे देश की राजधानी है तो दिल्ली में इस व्यवस्था को बनाने के लिए, दिल्ली की विधानसभा को अधिकार देने के लिए एक विशेष रूप से 239A लाया गया। लेकिन वो जो 239A लाया गया उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्णयों को सही तरीके से सही समय पे ले सके, उसके लिए ये परिवर्तन लाया गया ताकि दिल्ली के लोगों के, नागरिकों के हित में निर्णय में किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। और इसलिए जो अमेंडमेंट हम लेकर के आए हैं, ये अमेंडमेंट हम दिल्ली के आम नागरिक के हित में लेकर के आए हैं, ताकि उसको कैसे गवर्नेंस मिले। जो लोग आज दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, ये पूरा देश जानता है कि दिल्ली में इनके सरकार में रहने के बाद वायु प्रदूषण कितना फैला, उसको पूरा करने का काम, दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये सब लोग जानते हैं कि कोविड के समय में वैश्विक महामारी में जब दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मैदान में उतरे और दिल्ली की कोविड की लड़ाई को हमने लड़ा।
हम इस बात को जानते हैं, प्लीज प्लीज बैठ, हम इस बात को जानते हैं प्लीज कि राजनीतिक दल प्लीज 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 माननीय संजय सिंह प्लीज प्लीज सब आप ही डिक्टेट प्लीज करें, चेयर की जरूरत क्या है? बैठो प्लीज बैठो प्लीज कृपया बैठकर सीट पर आपस में बात न करें, आपस में सीट पर बैठकर संजय आपस जी। में बात न करें प्लीज माननीय सभापति महोदय, प्लीज। हमारे साथी संजय जी बड़े उद्वेलित हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में प्रदूषण, कोविड, यमुना, सीए के दंगे जो आप नहीं सुलझा पाए, हम मिलकर के इसको सुलझाना, हम मिलकर के इसमें न्याय दिलवाना चाहते हैं और दिल्ली के आम नागरिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिन विषयों को लेकर के ये सारे बातें उठ रही है, और अभी संजय जी कह रहे थे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहले भी रिपोर्ट आई, सरकारिया कमेटी की रिपोर्ट आई, बालाकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आई, उनमें सब ने दिल्ली को एक यूनिक फीचर के रूप में माना और इसलिए दिल्ली का जो ये यूनिक स्थिति थी, उसके बाद जो 1991 का एक्ट आया, उस 1991 के एक्ट में आज ये जो 2-3 विसंगति और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में जो कार्य के विभाजन की स्पष्टता चाहिए थी, कार्य के विभाजन की समय सीमा चाहिए थी, कार्य का विभाजन सही समय से हो जाए उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए थी, उस व्यवस्था को देने का काम हमने किया है। और ये बात सच है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार की जवाबदेही आवश्यक है और उस जवाबदेही के लिए सभी को, चाहे कोई सी भी सरकार सत्ता में हो, जनता से चुनकर आने के बाद हम जवाबदेह बनने के लिए आते हैं और जवाबदेह बनने की व्यवस्था में हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को पूरी पावर रखते हुए भी, विधायिका में बहुमत होते हुए भी, हमने जो प्रमुख जो है एग्जीक्यूटिव का, वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को किया है। उसके अनुसार ही देश संविधान सम्मत भावना के अनुसार चल सकता है। और इसलिए दिल्ली में अब मेरा हमारे विपक्ष के लोगों से कहना है कि किसी भी बिल को, भावना को जो संविधान के हिसाब से आई है, उसको पूरा करने के लिए हमें राजनीतिकरण को बंद करना चाहिए और उसके साथ ही साथ ये जो बिल है, ये दिल्ली के प्रशासन को, दिल्ली के गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। और हमने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में न्यायालय के निर्णय एक नजीर बनते हैं। हमारे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें न्यायालय के निर्णय जो हैं वो हमेशा एक प्रोसेस बनते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णयों को सही दिशा देना, न्यायालय के निर्णयों को स्पष्टता के साथ लागू करना, न्यायालय के निर्णयों के हिसाब से भी संविधान सम्मत भावना को आगे रखना, ये सरकार का कर्तव्य होता है। और इसलिए सरकार इस कानून को लेकर के आई है जिसको हमको सबको मिलकर के पास करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय